मुश्किल था। मुश्किल था। ठीक है दोस्तों, ऐसी खेती को क्या कहते हैं दोस्तों? घूमती खेती कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है तो टोंगिया खेती क्या है, समझाइए। ठीक है, तो टोंगिया खेती की एक प्रणाली है। टोंगिया खेती की एक प्रणाली है जिसमें गुलामी के समय जिसमें गुलामी के समय किसानों को बागानों में खेती करने की थोड़ी छूट मिलती थी। गुलामी के समय किसानों को बागानों में खेती करने की थोड़ी छूट मिलती थी जिसके अंतर्गत पुरुष लंबे चोर वाले बांस की सहायता से धरती में धरती में छेद करते थे और महिला प्रत्येक क्षेत्र में दान होती थी और महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में दान होती थी। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ, जो दोस्तों वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ है, जैसे कारखानों के लिए कच्चा माल, कारखानों के लिए कच्चा माल, लाख, गोंद, बांस की नुगदी, औषधियाँ, वन्य पशुओं के अवशेष जैसे चमड़ा, हाथी दांत, हड्डियाँ इत्यादि प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि महुआ के पेड़ से गिरने वाले फूल और फल के उपयोग। ठीक दोस्तों, तो महुआ के पेड़ जंगल में पाए जाते हैं। महुआ के पेड़ जंगल में पाए जाते हैं। इसके फूल खाए जाते हैं। और इनसे शराब बनाई जाती है।
जाती है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन में आए 2 परिवर्तनों को लिखिए। ठीक है दोस्तों, इसका 7वें का जो प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों। वनों के पहला पॉइंट है दोस्तों कि औपनिवेशिक काल में जो वन प्रबंधन में आए 2 परिवर्तनों को लिखिए। ठीक दोस्तों, तो वनों के नियम में प्रभाव, वनों के नियम में प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव जूम या घुमत खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि परंपरागत शिकार प्रथा पर दोस्तों आंसर लिखेंगे। परंपरागत शिकार प्रथा पर प्रभाव औपनिवेशिक शासन द्वारा परंपरागत शिकार प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब 8वां प्रश्न है दोस्तों कि जूम खेती पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है दोस्तों, जो जूम खेती में जंगलों के कुछ भाग को जूम खेती में जंगलों के कुछ भाग को बारी से काटा और जलाया जाता है और मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिया जाता है। इस राख में बीज बो दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बीज बो दिया जाता है। इन खेतों पर एक साल खेती करने के बाद इन खेतों पर एक साल खेती करने के बाद कुछ वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता है। करने के बाद कुछ वर्षों
कुछ वर्षों के लिए प्रति छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, धूमकेतु ऐसी होती है दोस्तों कि वहाँ के जो निवासी होते हैं ना दोस्तों, वो जंगल को काट लेते थे, और जंगल को काटने के बाद दोस्तों वो उपजाऊ भूमि होती है दोस्तों, स्टार्ट में दोस्तों उसमें बीज बो दिए जाते हैं, और वो बीज 1-2 साल के लिए खेती करते थे, उसके बाद में वो ज़मीन को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसी कृषि को झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 9वां नंबर का प्रश्न है कि वन्य इलाके में रहने वाले लोगों के जीविका उपार्जन के 2 साधन कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे। देखो दोस्तों, इसका पहला पॉइंट है दोस्तों कि वन इलाके में रहने वाले लोगों के जीविका उपार्जक निम्नलिखित साधन है दोस्तों। पहला साधन है कि कंदमूल फल पत्ते आदि वन उत्पाद। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि जड़ी बूटियों का एकत्रण, जड़ी बूटियों का एकत्रण। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि लकड़ी व बांस से बनने वाले परंपरागत वस्तुएं, लकड़ी व बांस से बनने वाले परंपरागत वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, परंपरागत वस्तुएं। दोस्तों 10वां प्रश्न है कि बस्तर में औपनिवेशिक वन प्रबंधन क्या था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि दोनों क्षेत्रों में औपनिवेशिक शासकों ने वन संसाधनों का शोषण किया और स्थानीय जनसंख्या को वन के उपयोग से वंचित किया। वन के उपयोग से वंचित किया। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा 11वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसको देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन काल में रहने वाली 2 वन्य जातियों के नाम व निवास स्थान लिखिए। ठीक है दोस्तों जो औपनिवेशिक काल में, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि एक तो यायावर और देहाती समुदाय। ठीक है दोस्तों, यायावर और देहाती समुदाय। और दोस्तों ये मद्रास अध्यक्ष पद से कोरवा, करचा और येरुकुला। ठीक है दोस्तों, प्रजातियां थी। ठीक है दोस्तों। अब ये अगला प्रश्न है दोस्तों कि अपराधी कबीले से क्या तात्पर्य है। दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि जो अपराधी कबीले का मतलब है, अपराधी कबीले का मतलब है कुछ वन समुदाय जिनमें नोमड़ और चरवाहा समुदाय के लोग शामिल थे।
शामिल थे। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13वां नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कि युद्ध में जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला पॉइंट है दोस्तों कि युद्ध के कारण जंगल कई तरह से प्रभावित होते हैं दोस्तों। कि दोस्तों युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि युद्ध के दौरान जंगलों में आग लग जाती है। युद्ध के दौरान जंगलों में आग लग जाती है। ठीक है दोस्तों, अब 14 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों देखते हैं कि औपनिवेशिक शासनकाल में रहने वाली 2 वन्य प्रजाति के नाम व निवास स्थान लिखिए। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले आ गया था। तो दोस्तों 11वां नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, ये सेम प्रश्न है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है दोस्तों, और अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों, आप 11 नंबर का जो प्रश्न है ना दोस्तों, सेम प्रश्न है। ठीक है, ये आप लिख लेना है। थैंक यू दोस्तों।